गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है फरवरी 4 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा बीजिंग ओलंपिक के बारे में। देखिए बीजिंग में विंटर ओलंपिक होने वाले हैं, तो यहाँ पे इंडिया ने बीजिंग ओलंपिक्स को बाइकआउट कर दिया है। तो इस पूरी न्यूज़ को हम थोड़ा सा देखेंगे, जीएस पेपर 2 से देखेंगे। इस कंट्रोवर्सी के पीछे रीजन क्या है, इसके ऐसा इंडिया ने डिसीजन लिया क्यों है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अगला जो टॉपिक रहेगा दैट इज गोइंग टू बी अबाउट द हाई कोर्ट स्टेज लॉ पास्ड बाय द हरियाणा असेंबली। देखिए हरियाणा की असेंबली ने एक लॉ पास किया था जिसमें उन्होंने जॉब्स में 75% जो रिजर्वेशन था वो लोकल लोगों को देने की बात कही गई थी। तो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने अभी इसके ऊपर स्टे लगा दिया है। तो यहां से हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स के बारे में, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा है कि ये जो कानून है ना वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। कौन से फंडामेंटल को वायलेट करता है उसके बारे में बात करेंगे। और यहां से फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम लोग कुछ एमसीक्यूज को भी देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक रहने वाला है, एक बहुत ही लेजेंड रहे हैं हमारे हिंदुस्तानी म्यूजिक के। तो पर्सनैलिटी इन न्यूज में प्रीलिम्स में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन पर्सनैलिटी का नाम क्या है, वो कौन से म्यूजिक से बिलोंग करते थे, वो सारी चीजें यहाँ से पूछी जा सकती हैं। तो जब भी किसी का 100th बर्थडे होता है या 150th होता है, 200th होता है, इस तरह की कोई भी जब लैंडमार्क होता है तो एग्जाम में वो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो इन पर्सनैलिटी के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे, पहले भी बात कर चुके हैं लेकिन दोबारा से हम लोग थोड़ा कर लेंगे। चंद्रयान 3 फाइनली लॉन्च होने वाला है 2022 के अंदर, जो कि बहुत बड़ी न्यूज़ है। इससे पहले हम लोग चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 भी लॉन्च कर चुके हैं, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। यूनियन बजट एंड द लेबर, ये आज का एक्सप्लेनर सेक्शन है। देखिए इकोनॉमी का सेक्शन है, थोड़ा सा टफ होने वाला है। तो जो बच्चे इकोनॉमी को थोड़ा कम समझते हैं वो तो इसको जरूर देखें, और जो इकोनॉमी के अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं तो उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि मैं हमेशा इकोनॉमी के आर्टिकल्स को और इकोनॉमी के एडिटोरियल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूं दूसरे ईजी वाले की कंपेरिजन। देखिए ईजी तो सब कोई कर सकते हैं ना, ईजी हर कोई समझ भी सकता है, तो टफ वाले समझेंगे ना तब हमारी प्रेपरेशन जो है वो अगले लेवल तक जाएगी। तो इकोनॉमी के मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ। हो सकता है कि आपको इसको समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ें आपको ईजी लगने लगेंगी। ठीक है, चलिए। और एडिटोरियल सेक्शन में आज 2 एडिटोरियल सेक्शन आए हैं, दोनों अच्छे नहीं हैं टू बी ऑनेस्ट। एक चाइना को लेके है और एक मेघालय को लेके है, तो इसलिए मैंने उनको सिलेक्ट नहीं किया, मैंने एक्सप्लेनर सेक्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। कुछ एमसीक्यूज हम आज यहाँ पे देखेंगे जिसके आंसर मैं आपको कल दूंगा, कल वाले एनालिसिस में कुछ एडिशनल टॉपिक हमारे पास रहेंगे। ठीक है जी, चलिए। तो जो बच्चे हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च ज्वाइन कर चुके हैं और हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर चुके हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन बच्चों ने नहीं किया है उसको जरूर करें, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है। हमारे साथ आप 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हो और हर टेस्ट की हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जिससे आपका टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। तो 2022 के लिए जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, मैं सिर्फ सीरियस की बात कर रहा हूँ, जो मजाक वाले मत आए, ठीक है। सीरियस एस्पिरेंट जो है वो यहाँ पे आए और अपनी तैयारी करें। चलिए तो जो सबसे पहला टॉपिक आज है वो है, देखिए इंडिया ने जो है इंडियन डिप्लोमेट्स टू बाइकआउट बीजिंग गेम्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डिप्लोमेट, इसका मतलब ये है कि हम देखिए जब भी कहीं पे ओलंपिक होता है ना तो वहां पे प्लेयर्स तो जाते ही हैं, प्लेयर्स के साथ साथ वहां पे ऑफिसर्स भी जाते हैं। ठीक है, डिप्लोमेट जाते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स जाते हैं और भी बहुत सारे ऑफिसर्स जाते हैं। तो जो गेम होती है ना दोस्तों, कोई भी तरह का गेम हो, वो सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए नहीं होता है, वो आपस में जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। तो इसी तरह के से इस बार जो है बीजिंग में क्या थे, विंटर ओलंपिक्स हो रहे थे। विंटर ओलंपिक्स में इंडिया के डिप्लोमेट्स ने जाने से मना कर दिया है। हालांकि इंडिया से प्लेयर्स जाएंगे, लेकिन आपको बता दूं मैं, इंडिया से सिर्फ एक ही प्लेयर जाने वाला है, सिर्फ एक ही प्लेयर इंडिया से जाने वाला है, जिनका नाम मुझे ध्यान नहीं, शायद उनका राशिद खान उनका कुछ नाम है। स्कीइंग के लिए जाएंगे, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। तो इंडिया ने कर दिया है इसका बाइकआउट। अब क्यों किया है वो थोड़ा सा देखने वाला रहेगा। देखिए गलवान वैली में पहली बार हमारे यहाँ पे क्रैश हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, जिसमें 20 इंडियन सोल्जर्स जो है शहीद हो गए थे, कुछ चाइनीज सोल्जर्स भी मारे गए थे। उनमें जो है एक चाइनीज सोल्जर थे पीएलए के, जिनका नाम था क्यू फेबियो, ये हो गए थे घायल। ठीक है, घायल हो गए थे। तो चाइना ने क्या किया, इस बार ओलंपिक में जो टॉर्च जलाते हैं ना ओलंपिक में, तो कुछ एथलीट होते हैं जो टॉर्च को लेके हाथ में जो है दौड़ते रहते हैं, तो क्यू फेबियो को टॉर्च जो है बियरर बनाया गया है, मतलब टॉर्च लेके दौड़ेंगे। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि बीजिंग जो है वो गलवान वाले इशू को पॉलिटिसाइज कर रहा है और इंडिया को कहीं ना कहीं नीचा दिखाना चाहता है। तो इसी चक्कर में इंडिया ने जो इस बार विंटर ओलंपिक्स होंगे वहां पे उसका डिप्लोमेटिक बहिष्कार यानी कि बाइकआउट कर दिया है। प्लेयर जाएंगे लेकिन ऑफिसर्स नहीं जाएंगे। देखिए पहले भी बहुत सारी कंट्री ने
ठीक है, जैसे ब्रिटेन, यूएसए, जापान, बेल्जियम, दुनिया भर के कंट्रीज ने पहले, देखिए यहाँ पे लिस्ट लिखी हुई है, ये पहले ही बहिष्कार कर चुके हैं अलग अलग रीजंस को लेके, क्योंकि वहां पे जिंगजियांग में क्या होता है, जिंगजियांग में ह्यूमन राइट वायलेशन होता है, तिब्बत में ह्यूमन राइट वायलेशन होता है। तो उस समय जब इन कंट्रीज ने वहां पे बायकॉट किया था, उस समय पे भी इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाया गया था कि आप भी इसको बायकॉट करें, लेकिन उस समय इंडिया ने बायकॉट करने से मना कर दिया था। लेकिन फाइनली जब ये इशू हो गया है गलवान वाला, तो इंडिया ने भी बायकॉट कर दिया है। इंडिया का कहना है कि चाइना इसको पॉलिटिसाइज कर रहा है, इसलिए हम इसको डिप्लोमेटिकली बायकॉट करते हैं। ये बस छोटी सी न्यूज़ थी जो कि हमारे जियोपॉलिटिक्स रिलेशन में डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट यहाँ पे करने वाली है। विंटर ओलंपिक के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे हमारे जो नॉर्मल समर ओलंपिक्स होते हैं उसी तरह से हर 4 साल के अंदर जो है विंटर ओलंपिक होते हैं। देखिए समर ओलंपिक में जो खेल होते हैं, जो स्पोर्ट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो विंटर ओलंपिक है कुछ गिने चुने ही कंट्रीज में पार्टिसिपेट करते हैं। पहला जो विंटर ओलंपिक हुआ था वो 1924 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में जो है चैमोनी जो सिटी है वहाँ पे हुआ था। इस समय जो विंटर ओलंपिक हो रहा है, कौन सा विंटर ओलंपिक है, कौन से नंबर का है, आप इसे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे। और आप मुझे ये भी बताओ कि उस प्लेयर का नाम क्या है जो इंडिया से वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओनली 1 प्लेयर है और ये कौन सी स्पोर्ट्स कैटेगरी में आता है, मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं, आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है जी, चलिए अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है हरियाणा से। हरियाणा की असेंबली ने कुछ समय पहले कानून पास किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हरियाणा में जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं या सोसाइटीज हैं या ट्रस्ट हैं वो 75% जॉब्स लोकल लोगों को ही देंगी, लोकल यूथ को देंगी या फिर लोकल लोगों को हायर करेंगी, ऐसा उन्होंने कहा था। और उन जॉब्स में देंगी जहां की जिनकी सैलरी जो है 30,000 से कम होती है। इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से एडिटोरियल में डिस्कशन किया था, राइट, कि इसके प्रोज क्या है, इसके कॉन्स क्या है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। कौन सा हम लोगों ने देखिए पहले बताया था, भैया इंडिया की डेमोक्रेटिक कंट्री, आप कहीं भी जाके काम कर सकते हो। देखिए प्राइवेट कंपनीज में होता क्या है, जब इन लोगों को डिमांड होती है तो ये उनको हायर करते हैं, है ना, और जब इनको डिमांड नहीं होती ये फायर कर देते हैं, और ये प्रोसीजर चलता रहता है। अब जब 75% लोगों को, लोकल लोगों को जॉब देना पड़ेगा, तो जब भी कंपनीज को हायर करना पड़ेगा उनको दिक्कत आएगा। और वैसे भी आपको क्या लगता है, इतनी सारी प्राइवेट कंपनी है हरियाणा में, उनको इतने ज्यादा वर्कर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो क्या इतना स्किल्ड यूथ है हरियाणा में? ये भी तो बहुत बड़ी समस्या है। तो समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन को लेकर। बहुत लोग कह रहे थे कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, और इसीलिए हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में एक PIL भी फाइल की गई थी। उस PIL में हरियाणा जो पंजाब हाई कोर्ट है उसने अभी इसके ऊपर स्टे लगा दिया है, मतलब ये स्कीम अभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी। और स्टे तो लगाया ही है। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने हरियाणा की सरकार को एक सवाल भी पूछा है। उन्होंने कहा है कि हाउ दे कुड ग्रांट reservation in employment on the basis of the domicile as it violate article 16 of the constitution। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। जो जॉब्स के बारे में बात करता है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है, तो उनका कहना है कि भैया आप कैसे ये कर सकते हो, जब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आर्टिकल 16 को वायलेट कर रहा है, उसके बावजूद भी हरियाणा सरकार ये कैसे कर सकती है। देखिए हरियाणा सरकार ने इसको करने के बाद कई सारी स्टेट गवर्नमेंट ने इसको अनाउंस किया है। छत्तीसगढ़ ने भी अनाउंस किया था कि हम भी ऐसा करेंगे, झारखंड ने भी अनाउंस किया था ऐसा करेंगे। तो आज अगर हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट इसके ऊपर स्टे ले लेता है तो डेफिनेटली दूसरे स्टेट्स भी इसको नहीं कर पाएंगे। अगर आप आर्टिकल 16 की बात करते हो जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, ये बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करता है कि हमारी कंट्री में जो भी सिटीजन्स हैं इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब भी रोजगार की बात आती है, अपॉइंटमेंट की बात आती है, तो उनकी इक्वालिटी की बात करता है। देखिए लिखा हुआ है नो सिटीजन शैल, कोई भी सिटीजन रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, डिसेंट के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस, इसके बेसिस पे किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा जब एम्प्लॉयमेंट की बात आती है। तो भैया ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना। अगर मान लो कोई आदमी पंजाब से हरियाणा में जॉब करने के लिए आता है तो उसको तो हम लोग डिनाई कर रहे हैं क्योंकि वो हरियाणा से बिलोंग करता नहीं है। तो ये तो आर्टिकल 16 का सीधा सीधा सा वायलेशन ही हो गया, है ना। आप समझ रहे हो इस बात को। लेकिन उसके अलावा ये भी कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम द मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। देखिए इनका ये भी कहना है, अगर किसी स्टेट को, अगर सेंटर को, अगर सरकार को ऐसा लगता है कि कोई बैकवर्ड क्लास या कोई सिटीजन्स अगर उनकी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो ये रिजर्वेशन की बात भी करता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात भी करता है। तो हरियाणा में जो ये कानून पास किया गया है बेसिकली ये आर्टिकल 16 को ही वायलेट करता है।
आर गेटिंग दिस पॉइंट? क्योंकि देखिए हरियाणा की सरकार ने ये नहीं कहा कि मैं किसी पर्टिकुलर क्लास को रिजर्वेशन दे रहा हूं क्योंकि ये बैकवर्ड है, नहीं, उन्होंने सभी को दे दिया है। अब सभी बैकवर्ड थोड़ी ना हरियाणा में, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे एंगल बनता है। हाँ, अगर वो कोई कमीशन को पहले बनाते, उस कमीशन की स्टडीज को फाइंड आउट करते, फिर वो किसी पर्टिकुलर बैकवर्ड क्लास को देते तो मान भी सकते थे, है ना, फिर उस आर्गुमेंट में थोड़ा सा वजन होता, लेकिन अभी तो वो खाली आर्गुमेंट है। तो इसीलिए हरियाणा हाईकोर्ट ने इसको स्टे लगा दिया है, जो कि एक बड़ा इनिशिएटिव हो सकता है। और अब फंडामेंटल राइट की जब हम लोग बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट को लेके हमारे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए इस बार मैंने एमसीक्यूज इंक्लूड नहीं किए हैं, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, और आप सभी से एक्सपेक्ट करता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में उसको जाके जरूर बताएं। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। विभा एक बच्ची है हमारे पास, एक राहुल एक एस्पिरेंट है बहुत बढ़िया, एक मोहित हैं, एक राशिद खान है, बहुत अच्छे एस्पिरेंट हैं। तो बहुत एस्पिरेंट ऐसे हैं हमारे जो चैनल के एनालिसिस देखते हैं, वो बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, हर चीज में डिटेल्ड आंसर देते हैं। तो आप भी ऐसा किया करिए, आइए आपको लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करेगा। फंडामेंटल राइट्स आर डिफाइंड इन विच ऑफ द पार्ट ऑफ द, कौन से पार्ट के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। राइट टू प्रॉपर्टी वो कौन सा राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या लीगल राइट है, आप इसे कमेंट या फंडामेंटल राइट है कमेंट सेक्शन में बताओगे। राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन एलिमिनेटेड, देखिए राइट टू प्रॉपर्टी पहले हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, बाद में इसको हटा दिया गया। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको हटाया गया है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ये तो हम लोगों ने बात कर ही लिया है। खैर, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द न्यू आर्टिकल 21A वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। विदाउट विच बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैव नो वैल्यू, एक ऐसा फंडामेंटल राइट है उसके अगर वो फंडामेंटल राइट नहीं होता तो बाकी के सारे फंडामेंटल राइट जो है बिल्कुल खत्म होते। वो कौन सा फंडामेंटल राइट है आप वो कमेंट सेक्शन में भी बताओगे। तो मैं सभी के कमेंट का वेट कर रहा हूँ, मैं कमेंट भी पढ़ूंगा। देखिए थोड़ा मेरी तबीयत खराब है तो इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी खराब आ रही होगी, लेकिन मेरे ख्याल से आप समझ सकते हो समस्या क्या है, मेरा गला थोड़ा खराब है एक्चुअली। खैर, सेलिब्रेटिंग 100 ईयर्स ऑफ द भीमसेन जोशी, इस टॉपिक को हम लोग कर लेते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले सभी बच्चों को बोलना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर किया करो, ठीक है, लाइक जरूर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। हमेशा बोलता हूं आपको मैं कि ज्ञान को शेयर करने में, बांटने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगर ज्ञान को बांटने में कंजूसी करोगे तो ज्ञान आपके दिमाग में आने में भी कंजूसी करेगा। तो वीडियो को ना लाइक किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, पहले वीडियो को लाइक किया करो फिर वीडियो को देखा करो। देखिए आपके लिए इतना एफर्ट लेते हैं, हो सकता है कोई टॉपिक आपको कम समझ में आए, हो सकता है कोई टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए, वो एक अलग मैटर है, लेकिन आपको लिए जो हम लोग एफर्ट करते हैं, है ना, आपकी जो प्रेपरेशन में हेल्प कर रहे हैं, उसके लिए मेरे ख्याल से लाइक और शेयर तो बनता ही है ना। चलिए, तो सेलिब्रेटिंग 100 ईयर्स ऑफ द भीमसेन जोशी, पहले भी हम इस टॉपिक को कर चुके हैं। तो भीमसेन जोशी जी की अभी 100वीं जो है वो जन्मदिन है इनका, तो उसके बेसिस पे जो है ये न्यूज़ में है काफ़ी पर्सनैलिटी। अभी रिसेंटली इनकी डेथ भी हुई थी जिसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से बात किया था। तो जब भी किसी भी बड़ी पर्सनैलिटी की 100th या 150th या 200th जब भी एनिवर्सरी होती है तो एग्जाम में वो पर्सनैलिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसके आसपास की चीज़ें हमें एग्जाम के लिए पता होना चाहिए। तो भीमसेन जोशी जी एक्चुअली कर्नाटका से बिलोंग करते हैं और इनको बड़े प्यार से पंडित जी भी कहा जाता है। देखिए ये जो है वो हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेडिशन का जो है म्यूजिक बजाते थे, वोकलिस्ट थे और बजाते भी थे। देखिए हमारे यहाँ पे दो तरह का म्यूजिक होता है, एक द्रविडियन म्यूजिक होता है, मतलब जो हमारा साउथ इंडिया में किया जाता है, एक हिंदुस्तानी म्यूजिक होता है, क्लासिकल म्यूजिक होता है। तो और ये कौन से देखिए हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के कई सारे स्टाइल होते हैं। तो ये कौन से स्टाइल से बिलोंग करते थे, ख्याल, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, लिखवा लो मेरे से, प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन आने ही वाला है। ख्याल फॉर्म ऑफ सिंगिंग, ख्याल फॉर्म ऑफ सिंगिंग का मतलब होता है जो इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड होती है। बेसिकली रोमांटिक यहाँ पे सॉन्ग्स भी गाए जाते हैं, भक्ति सॉन्ग भी गा सकते हो, लेकिन ज्यादातर इसका जो फोकस रहता है वो रोमांटिक और इमेजिनेशन के ऊपर काम करता है। इसे कहते हैं ख्याल फॉर्म ऑफ सिंगिंग। देखिए ख्याल का मतलब ये होता है इमेजिनेशन, है ना। आप जब अकेले बैठे रहते हो तो आपको अजीबोगरीब ख्याल आते रहते हैं, आपके लवर्स का ख्याल आता रहता है, ये दुनिया वैसी होगी वैसी होगी, मैं ये करूंगा वो करूंगा, इस तरह के ख्याल, इमेजिनेशन के बारे में बात करता है। देखिए हिंदुस्तानी जो क्लासिकल म्यूजिक होता है इसमें कई सारे घराने होते हैं। एक आगरा घराना होता है हमारे पास, इंदौर घराना होता है, इंदौर घराना एक्चुअली सबसे पुराना घराना होता है, ठीक है, एक आगरा घराना होता है। इसी तरह से हमारे पास एक किराना घराना भी होता है, किराना घराना। किराना घराना एक्चुअली जो है ना वो कुरुक्षेत्र के अंदर, क्या नाम था उनका, मुझे नाम थोड़ा ध्यान नहीं है, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ इसके अंदर, हाँ, किराना घराना को जो है कुरुक्षेत्र में अब्दुल करीम खान, ठीक है, इन्होंने उसको शुरू किया था। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भीमसेन जोशी भी जी जो है वो किराना घराना से ही बिलोंग करते हैं। उसके अलावा हमारे पास देखिए आगरा घराना भी है,
आगरा घराना है, और उसके पास हमारे पास ग्वालियर घराना भी है। ग्वालियर घराना सबसे पुराना होता है और इसमें जो गाने गाए जाते हैं ना बहुत सिंपल वे में गाए जाते हैं, लेकिन आगरा घराना के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है वॉइस के बारे में, जिससे आपकी वॉइस काफ़ी पावरफुल लगती है और वो काफ़ी ज़्यादा गूंजती है, उसे आगरा घराना कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा आप घराना के बारे में देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके अलावा भीमसेन जोशी जी बहुत एक लेजेंड रहे हैं, पद्मश्री मिला इनको और बाद में इनको 2008 में भारत रत्न भी मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत रत्न। देखिए आजकल वैसे ही हम लोग काफ़ी टाइम से अवार्ड कर ही रहे हैं, तो भारत रत्न हमारे भीमसेन जोशी जी, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। आज अब बात करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में, तो आप इसको जीएस पेपर 3 से साइंस एंड टेक वाले पोर्शन से कवर कर सकते हो। तो फाइनली डिसाइड हम लोगों ने कर लिया है कि हम लोग चंद्रयान 3 को भी फाइनली इसरो लॉन्च करने वाला है। ठीक है, कब करेगा? अगस्त में लॉन्च करेगा। ऐसा पहली बार हुआ है कि इसरो ने एक्चुअली कोई पर्टिकुलर मंथ बताया है लॉन्च करने के लिए, इससे पहले उन्होंने कभी मंथ नहीं बताया था, पहली बार हो रहा है। तो चंद्रयान जो है, इससे पहले हम लोग चंद्रयान 2 भी कर चुके हैं, लॉन्च कर चुके हैं, 2019 में हम लोगों ने किया था, राइट। तो चंद्रयान 3 को जब हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, ये कहाँ पे जाएगा? ये मून के सरफेस के ऊपर जाने वाला है। तो चंद्रयान 3 के बारे में ज़्यादा डिटेल तो तभी आएगी जब इसको लॉन्च किया जाएगा, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं चंद्रयान 2 के बारे में और चंद्रयान 1 के बारे में, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके लिए अलग से स्लाइड बनाया हुआ है। चंद्रयान 1 जो है दोस्तों, हम लोगों ने 2008 में, अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया था, ठीक है, और ये कब तक ऑपरेशन में रहा था? 2009 तक ऑपरेशन में रहा था। देखिए हमारे यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक होती है हार्ड लैंडिंग और एक होती है सॉफ्ट लैंडिंग। हेलीकॉप्टर कभी आपने देखा है जमीन पे उतरते हुए? वो धीरे धीरे उतरता है ना हेलीकॉप्टर, तो जो धीरे धीरे चीजें उतरती हैं सरफेस के ऊपर, उसे सॉफ्ट लैंडिंग बोलते हैं। लेकिन जो बहुत एकदम से गिर जाता है, आप सपोज करिए कोई हेलीकॉप्टर हवा में है और वो अचानक से बंद हो गया, उसका इंजन बंद हो गया, तो एकदम वो तो फोर्स के साथ नीचे आएगा ना, उसे कहते हैं हार्ड लैंडिंग, उसे कहते हैं हार्ड लैंडिंग। तो हमारा जो चंद्रयान 1 था बेसिकली ये एक हार्ड लैंडिंग था, ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं था, हेलीकॉप्टर के जैसा लैंडिंग नहीं था। चंद्रयान 1 जो मिशन है उसको PSLV एक्सेल रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। देखिए दो तरह के रॉकेट होते हैं, एक होता है PSLV और एक होता है GSLV। GSLV जो रॉकेट होता है ये काफी ज्यादा पावरफुल होता है और ये काफी ज्यादा हैवी वेट को ऊपर लेके जा सकता है, लेकिन PSLV की जो वेट होती है रॉकेट की वो लिमिटेड होती है, तो बहुत ज्यादा भारी सैटेलाइट को लेके नहीं जा सकता। तो चंद्रयान 1 जो है हम लोगों ने PSLV से लॉन्च किया था। फिर बात करते हैं चंद्रयान 2 के बारे में। तो 2019 में हम लोगों ने इसको लॉन्च किया था और ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च था। देखिए जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च क्या होता है ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। जियो सिंक्रोनस क्या होता है, सन सिंक्रोनस क्या होता है, ये ऑलरेडी हम लोग अच्छे से बात कर चुके हैं। तो आपके अगर आपने वो वीडियोस वगैरह नहीं देखी हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा जाके एक बार ना गूगल जरूर कर लें कि जियो सिंक्रोनस क्या होता है, सन सिंक्रोनस क्या होता है ना, थोड़ा सा आप उसको देख लोगे, क्योंकि ऑर्बिट वगैरह मैं आपको अच्छे से करवा चुका हूँ, तो यहाँ पे बहुत समय लग जाएगा। तो और ये जो है व्हीकल जो है मार्क 3, क्या नाम था इसका? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे कहते हैं GSLV मार्क 3। तो ये हमारे पास एक्चुअली इसरो के पास सबसे एडवांस एक रॉकेट है जिससे बहुत भारी भारी सैटेलाइट को भी हम लोग लॉन्च कर सकते हैं। और इसका जो चंद्रयान 1 का जो लिफ्ट का जो मास था वो तो कितना 1380 किलोग्राम, जबकि चंद्रयान 2 का था 3850। आप क्लियरली देख सकते हो क्योंकि इसको GSLV से लॉन्च किया गया था, इसको PSLV से लॉन्च किया गया था, तो GSLV तो ज्यादा वेट कैरी कर सकता है, सीधी सी बात है। और अगर आप चंद्रयान 2 की बात करो, देखिए चंद्रयान 1 के अंदर जो क्या हुआ था, चंद्रयान 1 के अंदर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी, हार्ड लैंडिंग हुई थी। लेकिन चंद्रयान 2 के अंदर हम लोगों ने प्लानिंग किया था कि हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे उसमें कुछ मशीन वगैरह खराब हो गई और सॉफ्ट लैंडिंग की बजाय हार्ड लैंडिंग हमको करनी पड़ी। हार्ड लैंडिंग का मतलब करनी पड़ी नहीं, मतलब हो गई अपने आप ही जबरदस्ती। मून के सरफेस से हमारा जो रोवर था वो बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर था और उसका इंजन बंद हो गया, तो वो अचानक से गिर पड़ा। तो जो मून है ना, मून के साउथ पोल पे जाके वो गिर गया। अगर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती तो इंडिया दुनिया का ऐसा पहला कंट्री होता जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर मून के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। तो जो मिशन से हम लोगों ने को उम्मीद थी उतना हम लोग डिलीवर नहीं कर पाए। लेकिन क्या ये पूरी तरह से फेलियर था? नहीं, पूरी तरह से फेलियर नहीं था, इसने काफी काफी अच्छी डिस्कवरी वहां पे की है। तो देखिए जो चंद्रयान 2 था हमारे, इसके 3 पार्ट हुआ करते हैं। एक था रोवर, देखिए रोवर के यहाँ पे पहिए लगे हुए हैं। रोवर का मतलब होता है ये एक कार जैसा होता है जो कि मून के सरफेस के ऊपर ट्रेवल करता है, वहां से सैंपल वगैरह लेता है, उनको स्टडी करता है, इसे कहते हैं रोवर। इस रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान, ये आपने याद रख लेना है, रोवर का नाम था प्रज्ञान। फिर एक होता है लैंडर जो कि वहां पे लैंड करता है, सॉफ्ट लैंडिंग करता है, तो इस लैंडर का नाम क्या था? विक्रम, ये आपने याद रखना है। लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। तो रोवर बेसिकली एक्चुअली व्हीकल होता है ना।
रेंज रोवर तो आपने सुना होगा ना, रेंज रोवर, ये भी तो एक गाड़ी होती है ना, रेंज रोवर। तो रोवर का ना मतलब होता है व्हीकल, जो कि उसकी सरफेस के ऊपर ट्रेवल करता है। फिर एक होता है हमारा ऑर्बिटर, जो कि मून के ऑर्बिट के अंदर इस तरह से ट्रेवल करता है। तो ये 3 चीजें होती हैं चंद्रयान 2 के अंदर। चंद्रयान 3 के बारे में अभी टेक्निकल डिटेल सामने बहुत ज्यादा आई नहीं है, जब आएगी तो हम उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। तो चंद्रयान 2 बेसिकली कहाँ पे, जो मून का जो सदर्न पोल है उसके आसपास जो है वो 70 डिग्री के आसपास जाके वो लैंड हुआ था। और जहां पे वो लैंड हुआ था वहां पे गड्ढा बना होगा, उस गड्ढे को बोलते हैं क्रेटर। उस क्रेटर का नाम क्या होता है, मोन्जियस सी एंड द सिंपेलियस एन, ये उस डिप्रेशन का नाम है। तो इस तरह के एग्जाम में प्रीलिम्स में आपसे डेफिनेटली वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है जी, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आज की जो एक्सप्लेनर सेक्शन है, इट टॉक्स अबाउट द लेबर इनकम एंड द कंजप्शन एक्सपेंडिचर। देखिए इस आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने यूज़ की हैं। इन्होंने कुछ टर्म्स हैं, देखिए ये टर्म्स को मैं आपको सजेस्ट करूंगा गूगल पे जाएं, इन टर्म्स के बारे में अच्छे से पढ़ें। एक टर्म होती है फिस्कल कंसोलिडेशन, फिस्कल कंसोलिडेशन। एक होता है हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक टर्म हमारे पास होती है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। एक हमारे पास होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये सारी की सारी टर्म एक्चुअली इस आर्टिकल के अंदर यूज की गई हैं। अगर आपको इनका टर्म्स का मतलब नहीं समझ में आएगा तो ये आर्टिकल भी शायद आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आए। तो जिन बच्चों को इन टर्म्स का मतलब पता है तो इस आर्टिकल को अच्छे से देख सकते हैं, जिसको नहीं पता वो प्लीज थोड़ा सा गूगल करें, इन टर्म्स के बारे में थोड़ा सा जाने और फिर आप इस आर्टिकल पे आ सकते हो। देखिए हर इस तरह की टर्म्स को मैं बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा, फिर भी थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखिए कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है, कंसोलिडेट का मतलब होता है मजबूती, है ना। और फिस्कल का मतलब होता है पैसा, टैक्स वगैरह वो सब चीजें। तो किसी भी कंट्री का फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर उसकी जो अर्थव्यवस्था है बेसिकली वो काफी मजबूत है और उसको मजबूत करना है। और अर्थव्यवस्था तभी मजबूत होती है जब उस कंट्री का डेट कम होता है, कर्ज मतलब कम होता है जीडीपी के कंपैरिजन में, इसे कहा जाता है फिस्कल कंसोलिडेशन। तो जब किसी कंट्री का जो टोटल डेट होता है मतलब फिस्कल डेफिसिट होता है वो जीडीपी के कंपैरिजन में कम होता है, इसका मतलब वहां की इकोनॉमी जो है वो फिस्कली कंसोलिडेटेड है। तो देखिए पेंडेमिक के समय में क्या हुआ, हमारी सरकार के ऊपर बहुत सारा कर्जा चढ़ गया। तो सरकार चाहती है कि आने वाले समय में उस कर्जे को मतलब उस डेट को कम किया जाए। डेट को कम करने का सीधा सीधा सा मतलब यह है कि सरकार जो है वो फिस्कल कंसोलिडेशन को अचीव करना चाहती है। देखिए फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है एक्सपेंडिचर माइनस इनकम। तो इस समय सरकार का एक्सपेंडिचर है बहुत ज्यादा, तो ये होता है फिस्कल डेफिसिट। सरकार का एक्सपेंडिचर है बहुत ज्यादा और इनकम हो गई है कम, जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट काफी ज्यादा बढ़ गया है। फिस्कल डेफिसिट जब किसी कंट्री का बहुत ज्यादा होता है तो इसे कहते हैं क्राइसिस। और क्राइसिस के समय में आपकी कंट्री की रेटिंग जो है वो डाउन हो जाती है, और जब भी किसी कंट्री की रेटिंग डाउन होती है तो वहां पे इन्वेस्टमेंट भी कम आना शुरू हो जाता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो फिस्कल डेफिसिट को एक्चुअली सरकार जो है कंट्रोल करना चाहती है, तो इसे कहते हैं फिस्कल, क्या कहते हैं, फिस्कल कंसोलिडेशन। तो होगा क्या, सरकार एक्सपेंडिचर को कम करना चाहती है। देखिए जब आप अपने खर्चे कम करोगे तभी तो फिस्कल कंसोलिडेशन होगा। अब सारे का सारा मामला जो है वो आर्टिकल इसी बात के ऊपर है, फिस्कल कंसोलिडेशन। इनका कहना है कि सरकार खर्चा कम करना चाहती है। देखिए और सर खर्चा कम करने से नुकसान होता है, आपको ऐसा लग रहा होगा खर्चा कम करने से बेनिफिट होता है, लेकिन नहीं, खर्चा कम करने से नुकसान होता है। देखिए खर्च जैसे बोलते हैं ना, कई बार वो टीवी में ऐड आती है कि दाग अच्छे हैं, भैया खर्चा अच्छा है। सरकार अगर खर्चा करती है तो ये काफी अच्छा होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये खर्चा कहाँ पे करती है सरकार, इसे करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, स्कूल्स बनाती है, रोड्स बनाती है, पोर्ट्स बनाती है, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है तो लोगों की इनकम इंक्रीज होती है, इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड बढ़ती है इकोनॉमी में, डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ता है, और जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो ये और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। इसीलिए जो सरकारी एक्सपेंडिचर होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, वो हमेशा अच्छा होता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। एक और एक्सपेंडिचर हमारे पास होता है जिसे कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो दो एक्सपेंडिचर हो गए ना हमारे पास, एक हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो कि रोड पोर्ट्स वगैरह बनाने में यूज होता है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हम लोग कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कंज्यूम करने के लिए करते हैं। इसका मतलब ये है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से कुछ भी नया जनरेट नहीं होता है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर से जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। तो ये पूरे का पूरा आर्टिकल जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में ही इन्होंने लिखा हुआ है। देखिए 2022-23 के बजट में सरकार ने कहा कि हम लोग फिस्कल डेफिसिट को 6.4% तक जो है उसको करेंगे, जो कि एक अच्छी बात है, ऐसा बेसिकली होना चाहिए। लेकिन इसको करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। सरकार का कहना है कि 2025-26 तक हम लोग अपने फिस्कल कंसोलिडेशन को जो है 4.5% तक लेके जाएंगे, ये सरकार का टारगेट है। लेकिन इसमें हुआ क्या, पेंडेमिक के समय में क्या हुआ, लोगों की इनकम कम हो गई। जब लोगों की इनकम कम हुई तो लोगों ने कम डिमांड करना शुरू कर दिया। जब डिमांड कम होगी तो डेफिनेटली प्रोडक्शन भी कम होगा, और जब प्रोडक्शन कम होगा तो ओवरऑल जीडीपी भी कम होगा।
और उस जीडीपी को सरकार इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या करती है? कंजप्शन करती है। द स्क्वीज इन द लेबर इनकम कंजप्शन एक्सपेंडिचर लार्जेस्ट सिंस एलपीजी रिफॉर्म। जब से 1991 से हमने यहाँ पे लिबरलाइजेशन किया है, उसके बाद से पहली बार लेबर की जो है इतनी ज्यादा इनकम कम हुई है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कम हुआ है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखिए, आज लोग क्या करते हैं, लोग जो है काफी चीजें कम कंज्यूम करने लगे हैं। खासकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप देख सकते हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर इंडिया में पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा डाउन गया हुआ है। क्यों गया हुआ है? क्योंकि लोग कंज्यूम ही नहीं कर रहे हैं, लोग कारों को खरीद ही नहीं रहे हैं। जब खरीदोगे नहीं तो भैया प्रोडक्शन कैसे होगा? 1991 के बाद ऐसा सबसे पहली बार हो रहा है कि इतने बड़े लेवल पे कंजप्शन एक्सपेंडिचर हमारा कम हुआ है। अब लोग क्यों नहीं खरीद रहे हैं? क्योंकि उनके पास जॉब्स नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है। तो ये एक ना विशियस साइकिल है, एक चीज दूसरी चीज को इंपैक्ट करती रहती है। अब ये चैलेंज तो है ना? क्या चैलेंज है? चैलेंज है कि पहले तो आपको लोगों की लेबर इनकम को बूस्ट करना है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है, क्योंकि जब लोगों की इनकम इंक्रीज होगी तो वो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो डिमांड क्रिएट होगा, जीडीपी क्रिएट होगा, है ना? वो एक अलग चीज है। एड्रेस द स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में कुछ स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स भी हैं। स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट का मतलब जैसे आप ये कह सकते हो कि जैसे हमारे यहाँ पे फॉर्मलाइजेशन नहीं है ना, एम्प्लॉयमेंट का, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के पास। तो ये दो चैलेंज को सरकार ने एड्रेस करना है। दो, लोगों की इनकम को बूस्ट करना है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करें, और जो स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं, जो बैरियर्स हैं, उनको भी दूर करना है। तो ये जो है बड़े बड़े जो है चैलेंज हैं। अब इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए सरकार ने जो बजट पेश किया है, उस बजट की थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं, क्या वो सही है या क्या वो गलत है। देखिए, एनालिसिस में इस आर्टिकल में कहा गया है कि सर ये दो चैलेंज जो हमारे सामने थे ना, बजट उन दोनों चैलेंज को ही फुलफिल नहीं कर रहा है। तो बजट जो है वो बिल्कुल बेकार है जब इन दो चैलेंज के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, इनका कहना है कि फिस्कल कंसोलिडेशन के ऊपर सरकार ने काफी फोकस किया, जो कि अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिस्कल कंसोलिडेशन को अचीव करने के लिए सरकार ने जो तरीका अपनाया है वो गलत है। समझ रहे इस बात को? फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब यह है कि सरकार अपने एक्सपेंडिचर को कम करना चाहती है, लेकिन अपने एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए सरकार ने जो तरीका अपनाया है वो गलत है। कैसे? देखिए, सरकार ने कहा कि मैं खर्चा कम करूंगा। भैया, लेकिन खर्चा कहां कम करोगे? ये तो सोचने की बात है। सरकार ने कहा कि मैं हेल्थ के ऊपर खर्चा कम करूंगा, फूड सब्सिडी के ऊपर खर्चा कम करूंगा, लिवलीहुड के ऊपर खर्चा कम करूंगा, सोशल और इकोनॉमिक सर्विसेज को मैं कम दूंगा। तो ये गलत बात है ना। खर्चा करने का मतलब ये थोड़ी है कि आप फूड सब्सिडी को बंद कर दो। खर्चा करने कम करने का मतलब ये थोड़ी है कि आप हेल्थ के ऊपर कम खर्चा करो। इससे फिस्कल कंसोलिडेशन होने लगा, फिर तो हो गई, फिर वो नहीं होना चाहिए। फिस्कल कंसोलिडेशन अगर आपको करना ही है तो फालतू के खर्चे कम करो ना भैया, फालतू के खर्चे कम करो ना। ये तो बहुत जरूरी खर्चे हैं, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। तो जब आप हेल्थ के ऊपर कम खर्चा करते हो, सोशल सेक्टर पे कम खर्चा करते हो, फूड सब्सिडी पे कम खर्चा करते हो, अल्टीमेटली ये लोगों की इनकम ही तो इंपैक्ट करता है। और लोगों की इनकम कम होगी तो आपको वो जीडीपी फिर से ग्रो नहीं करेगा, फिर से फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। तो ये जो है चीजें थोड़ा सा आपके यहाँ पे देखना पड़ेगा। इस बजट के अंदर क्या हुआ? इस बजट के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोगों ने काफी कम फोकस किया है, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर काफी कम फोकस किया है, हेल्थ के ऊपर काफी कम फोकस किया है, जिसकी वजह से गरीब आदमी की इनकम जो है और ज्यादा नेगेटिवली इंपैक्ट हुई है। तो देखिए, सरकार के इंटेंशन पे डाउट नहीं है। सरकार चाहती है कि फिस्कल डेफिसिट कम हो, सरकार चाहती है कि फिस्कल कंसोलिडेशन हो, लेकिन वो कैसे होगा? वो होगा खर्चा कम करने से। लेकिन आप खर्चा कम करने का जो तरीका है ना आपका, वो गलत है। वो हेल्थ के ऊपर आप खर्चा और ज्यादा करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने कम कर दिया। एजुकेशन के ऊपर खर्चा और ज्यादा करना चाहिए था, सरकार ने कम कर दिया। फूड सब्सिडी के ऊपर खर्चा और ज्यादा करना चाहिए था, सरकार ने कम कर दिया। मनरेगा के ऊपर और खर्चा करना चाहिए था, वो भी कम कर दिया। तो भैया, खर्चा करने का मतलब ये थोड़ी है कि आप आम आदमी की जेब से पैसा छीन लो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? चलिए, तो सरकार के ये जो अप्रोच है, इसका इंप्लीकेशन क्या होगा, इसका इंपैक्ट क्या होगा? देखिए, हमारे पास दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं। एक होता है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, एक होता है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आप समझ ही होंगे, जैसे रोड्स बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, पोर्ट्स बनाने हैं, वो डेवलपमेंट के लिए होता है। एक होता है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे आप जो है एम्प्लॉइज की सैलरी देते हो, है ना, किसी चीज को मेंटेन करने के लिए जो पैसा खर्चा करते हो, वो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है। तो इससे होगा क्या? ये जो सरकार ने बजट के अंदर सोशल सेक्टर पे कम खर्चा किया है, इससे क्या होगा? इससे डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट दोनों एक्सपेंडिचर कम होंगे, जिससे गरीब आदमी को जो है नुकसान होने वाला है। द ब्रंट ऑफ द एक्सपेंडिचर कंप्रेशन हैज फॉलन ऑन द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। देखिए, हर जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, सभी का यह मानना है कि सरकार को ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा होता है ना दोस्तों, वो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है।
लॉन्ग टर्म, वो आने वाले बहुत सालों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। सरकार को ये करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने क्या किया, सरकार ने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को जो है वो के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस कर दिया, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया है। फिजिकल कंसोलिडेशन स्ट्रेटेजी कैरिड आउट बाय द गवर्नमेंट हैज लेड टू द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर रेशियो टू गो डाउन। तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हम लोगों ने कम कर दिया है अनफॉर्चुनेटली, जबकि होना क्या चाहिए था, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत थी। तो यहाँ पे क्या जरूरत है, यहाँ पे जरूरत थी दो चीजों की। पहली चीज तो ये थी कि सोशल सेक्टर के ऊपर ज्यादा खर्चा कीजिए, दूसरी बात यह कि जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है रोड स्पोर्ट्स वगैरह बनाने में उसको बढ़ाइए। लेकिन सरकार ने क्या किया, पहले वाले को तो बिल्कुल ही कम कर दिया, दूसरे वाले को खैर थोड़ा सा बढ़ाया है, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में वो भी काफी कम है। और जब इसको आप रियल टर्म में देखोगे तो ये और भी ज्यादा कम हुआ है। देखिए नॉमिनल तो ये बढ़ा हुआ नजर आ रहा है नॉमिनल तो, लेकिन जब आप इसको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करते हो तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एक्चुअली हमारा पिछले साल के कंपैरिजन में कम हुआ है। तो इस पूरे आर्टिकल का कहने का मतलब यही है कि सरकार को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा करे, ज्यादा से ज्यादा सोशल सेक्टर के ऊपर खर्चा करे, जिससे जो लेबर की इनकम कम हुई है वो और ज्यादा बढ़ेगी, उनके हाथ में पैसा आएगा, उनकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, वो सारी की सारी चीजें हैं। देखिए इसका जो कंक्लूजन आर्टिकल का वो कोई बहुत खास नहीं है, ऐसे ही उन्होंने कुछ डाल दिया है। रिडक्शन इन द एलोकेशन ऑफ द फूड सब्सिडी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, एक्सपेंडिचर इन द एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट एंड द सोशल सेक्टर, इसके बारे में वो बात कर रहा है। मतलब वो रियलिटी बता रहा है हम लोगों को। रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि सरकार ने रूरल डेवलपमेंट के ऊपर इस बजट में काफी कम फोकस किया है, ये रियलिटी है। रियलिटी ये है कि सरकार ने फूड सब्सिडी के ऊपर काफी कम फोकस किया है। रियलिटी ये है कि सरकार ने मनरेगा में जो पैसा अलॉट होता था उसको और कम कर दिया है। रियलिटी ये है कि सरकार ने एग्रीकल्चर के ऊपर कम फोकस किया है, सोशल सेक्टर के ऊपर कम फोकस किया है। लेकिन होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था बिल्कुल बिल्कुल इसका अपोजिट, सरकार को इन सेक्टर पे और ज्यादा फोकस करना चाहिए था। तो इसका सीधा सीधा इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, लेबर क्लास के ऊपर पड़ेगा, पुअर लोगों के ऊपर पड़ेगा। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। लेकिन इसके अपोजिट में आपको एक चीज और मैं बता दूं, जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, मतलब टाटा बिरला अंबानी, इनका जो कॉर्पोरेट टैक्स है, जो कॉर्पोरेट टैक्स है ना, सरकार ने एक्चुअली इसको कम कर दिया है, कंसेशन दे दी गई है। तो हो क्या रहा है भैया, कॉर्पोरेट्स को तो कंसेशन दे रहे हो और गरीब आदमी के जो सोशल सर्विसेज होती हैं उसके ऊपर आप खर्चा कम कर रहे हो। तो इससे सरकार की इंटेंशन पता चलती है। इससे इंटेंशन ये पता चलती है कि सरकार को आम आदमी की यानी गरीब आदमी की कोई भी चिंता नहीं है। वो कॉर्पोरेट कंसेशन देना चाहती है ताकि कॉर्पोरेट कंसेशन देके वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट कर सके। प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करेंगे तो टैक्सेबल इनकम वगैरह वो सरकार की बढ़ सके। तो ये बेसिकली इस आर्टिकल के अंदर पूरा कहा गया है। उसके अलावा हमारे पास एक आर्टिकल एडिटोरियल और है जो कहता है बॉर्डर मूव दैट विल ओनली बूस्टर चाइना, है ना। तो ये इंडिया चाइना के बीच में जो नेगोशिएशन चल रहा है बहुत सारी जगह को लेके, एक्चुअली इंडिया चाइना के बीच में जो क्लैश चल रहा है ना फिलहाल, वो एक्चुअली बेसिकली 5 जगह को लेके था। 5 कुछ ऐसे पॉइंट थे वहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ पे डैम चौक हो गया, हमारे यहाँ पे जो है गलवान हो गया, इस तरह के कुछ इश्यूज थे। लेकिन उसमें जो अभी सबसे बड़ा इशू है, देखिए लिखा हुआ है ना, गोगरा, नॉर्थ बैंक, गलवान, हॉट स्प्रिंग, देपसांग, ये कुछ 5-6 जगह ऐसी हैं जहाँ पे क्लैश चल रहा था। और यहाँ पे अभी भी जो क्लैश बना हुआ है वो कहाँ पे है, वो है आपका डैम चौक के अंदर। तो डैम चौक में अभी भी चाइनीज जो सोल्जर हैं वो इंडियन टेरिटरी के अंदर हैं, जिसकी वजह से इंडिया और चाइना के बीच में नेगोशिएशन चल रही है। तो इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि एक्चुअली ये जो नेगोशिएशन हैं ये चाइना को फेवर कर रही हैं, इंडिया को फेवर नहीं कर रही हैं, जो कि काफी चिंता का विषय है। तो उसके बारे में पूरा आर्टिकल दिया गया है। तो छोटे से टॉपिक के ऊपर आर्टिकल है तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट खैर हमारे लिए है नहीं, क्योंकि पहले हम लोग जितना भी करना चाहिए था इस टॉपिक के लिए ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो खास इंपॉर्टेंट है नहीं। एक एडिटोरियल और है वो मेघालय के बारे में है, जो कि खास वो भी नहीं लगा मुझे। हाँ, आपके पास समय हो तो आप उसको हल्का सा पढ़ सकते हो। जाफना फिशरमैन होल्ड प्रोटेस्ट अपोजिंग द इंडियन ट्रोलर्स। आपको पता ही है कि चाइना और उसके श्रीलंका और इंडिया के बीच में तमिल जो फिशरमैन होते हैं उनके बीच में हमेशा इशू चलता रहता है, क्योंकि इंडिया के जो फिशरमैन है वो ज्यादातर श्रीलंका के टेरिटरी के अंदर एंट्री कर जाते हैं इलीगली। और हमारे पास जो ट्रोलर्स हैं वो भी काफी बड़े बड़े होते हैं, मतलब हमारे पास जो फिश होती है ना, फिश कैच करने के लिए जो जो शिप्स होते हैं, ट्रोलर्स होते हैं, वो काफी बड़े साइज के होते हैं। श्रीलंका वालों के पास उतने बड़े नहीं होते हैं। तो टाइम टू टाइम ऐसा ही होता है कि जो श्रीलंका की जो एक्चुअली नेवी है, जो उनके कोस्ट गार्ड हैं, वो बहुत सारे फिशरमैन को कई बार अरेस्ट कर लेते हैं। तो इंडिया में जो फिशरमैन हैं उनके टेरिटरी के अंदर एंट्री करते हैं, उसी के बारे में जाफना में जो है वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और श्रीलंका की सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि वो इनके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन ले। तो ये था आज के बारे में जो है पूरे का पूरा। लेकिन मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि सभी लोग कमेंट सेक्शन में जो MCQs आपसे पूछे गए हैं, है ना, उसको जो है आंसर जरूर करें, क्योंकि ये जो आंसर आप करते हो ना, तो ये जब आप एग्जाम में आएंगे तो आप इनको अच्छे से रिटेन कर सकते हो, बढ़िया से समझ सकते हो। चलिए दोस्तों, दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।